इसमें अब क्या होगा कि कार्बन में जो पॉसिबिलिटी बनती है वो क्या होती है कि सेल्फ बॉन्डिंग, कार्बन की अपनी बॉन्डिंग किस तरीके से हो सकती है। तो पता है हाइड्रोजन के साथ तो ऐसे हो सकती है। तो जब ये कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड सारे नॉन मेटल के साथ बना सकता है। मतलब कार्बन सबके साथ जा सकता है विद ऑल नॉन मेटल, सबके साथ जा सकता है एज ए कोवेलेंट कंपाउंड, कैसे कि साझेदारी वाला कर सकता। अब कहीं कहीं पे ये ऐसा भी कर देता है कि ये नेगेटिव अप्रोच कर लेता है, यानी नॉन मेटल की तरह काम कर देता है और ये आयनिक कंपाउंड भी बना देता है। तो आयनिक कंपाउंड के अप्रोच पे हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो उसमें हम देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड, एक एग्जाम्पल से काम चल जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो इसमें हमने कहा एल्यूमिनियम कार्बाइड। ये देखिए इसका नाम क्या आया, एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो ऐसे कई कंपाउंड हो सकते हैं जो कार्बन के साइज के साथ मैच करता है, उनका साइज यानी उनका एटम कार्बन के साइज के एटम के साइज के बराबर जैसा हो, और उनमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन पूरी तरह हो सकता है। बट वही है कि इसमें टेम्परेचर के सिचुएशंस को, मतलब टेम्परेचर को हाई करके इसको एक्साइट करके इसके इलेक्ट्रॉन इसको देना, इसके इलेक्ट्रॉन इसको देना, तो दैट इज द आयनिक कंपाउंड। पर नॉर्मली कार्बन क्या करता है, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। ठीक, तो केमिस्ट्री जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड पर है। एक दूसरी चीज होती है इसके अंदर, एक और चीज बताऊंगा मैं आपको, कि अगर गर्म कर दिया जाए किसी कार्बनिक कंपाउंड को, बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए, तो इसमें हमें मिल जाते हैं फ्री रेडिकल, है ना। तो फ्री रेडिकल क्या चीज होती है, इसको भी समझना जरूरी है। फ्री रेडिकल क्लियर। अब जैसे मान लीजिए मैं ये कंपाउंड लिख लूं CH3, ये CH3 लगाया मैंने, और यहां पे मैंने क्या लगाया, एक Cl लगा दिया। तो यानी कि ये क्या बना, क्लोरोमीथेन, नाम बाद में आएगा। तो कह रहे कोवेलेंट कंपाउंड, अगर आपने इसे हीट बढ़िया करके दे दी, आपने इसे हीट बढ़िया करके दे दी, तो ये कुछ नहीं करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रख लेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां रख लेगा। दैट इज नॉट नेगेटिव पॉजिटिव, एटॉम अपने आप में अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह के से ये आयन तो नहीं बने ना, ये आयन नहीं बने, ये हुआ कि एटम में टूट गया। हाँ, तो इस चीज को कह देते हैं फ्री रेडिकल, यानी ये जो चीज है ये फ्री रेडिकल है, यानी ये भी कहीं कहीं पे आगे केमिस्ट्री में आप देखेंगे काम करेगा। ठीक है, तो कार्बन के बारे में जानकारी हुई कि कार्बन क्या है। अच्छा, अब कार्बन का जो अबेंडन है, यानी कार्बन का जो एबेंडेंस है, पाई जाती है कार्बन कहाँ, और कार्बन के साथ में दूसरा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पाया जाता है, यानी नेचर में जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से है कार्बन का। तो इन्होंने कहा कि जो कार्बन है वो बॉडी, जो लिविंग बॉडी है, कोई जीवित शरीर है अगर मान लीजिए, तो उसमें 2 कार्बन पाए जाते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो हम तुम हो, है ना, लिविंग बॉडी, जिसमें जीवन है। तो इन्हें कहा इसमें 2 कार्बन पाए जाते हैं, एक कार्बन 14 और एक कार्बन 12। तो जब ऐसा होता है कि एटॉमिक नंबर बदलता है, तो इन्हें क्या कह देते हैं, आइसोटॉप्स। और जो इसका ये नंबर हुआ है कार्बन 12, कार्बन 14, किसकी वजह से हुआ, ये मास नंबर में डिफरेंस आ गया है, नॉट कि एटॉमिक नंबर में। तो इसे क्या कहते हैं, आइसो
मतलब एटॉमिक नंबर जो है चेंज नहीं बन रहा है, मास नंबर चेंज हो रहा है, आइसोबर बोल देते हैं इसको, है ना। तो ये बदल जाएगा तो आइसोटॉप्स हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, ये क्या है, ये लिविंग है, यानी लिविंग में ये कंपलसरी है, और ये होता ही है सब में, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो होता क्या है कि ये चीज जो है ये विदड्रॉ होती रहती है बॉडी से, यानी जैसे जैसे कार्बन 14 कार्बन 12 में बदलता रहता है, शरीर उसको बाहर निकालता रहता है। तो हम किसी चीज की उम्र देखते हैं, मान लीजिए हम किसी चीज की उम्र देखते हैं कि भाई ये रॉक जो है कितने साल पुरानी है, तो हम ये देख लेते हैं कि कार्बन 14 का कितना अमाउंट कार्बन 12 में बदल गया है। और फिर ये वो अंदाजा लगाते हैं कि 5,000 साल में आधा हो जाएगा या 10,000 साल में आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं कि इतने साल पहले ये चीज जीवित थी। तो इसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग। इस तरीके से ये कार्बन की जानकारी देता है आपको। मतलब बाहर निकालना, विड्रॉल, बाहर निकालना मतलब शरीर से बाहर निकालना, है ना। शरीर से बाहर निकालने का मतलब वही हो गया, आप समझ रहे हैं कि यूरिन के रास्ते निकलेगा, और ये आपका लेबोरेटरी के रास्ते निकलेगा, है? जैसे भी निकलेगा पसीने की राजों भी। ना 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 ना, ऐसा होता है, लाइट इस पे चलती है, लाइट इस पे चलती है। अब मान लीजिए बॉडी से CO2 निकल रही है, बात को सोचिए, तो ये वाली ये वाली नहीं निकला करती। हाँ, मतलब जैसे कार्बन का डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो इट इज अ पार्ट ऑफ कार्बन 14 दैट हैव बीन कन्वर्टेड टू कार्बन 12 इन सम अमाउंट, द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन 12। तो किसी व्यक्ति में कार्बन 12 की मात्रा, कार्बन 12 का अमाउंट ज्यादा हो रहा है और कार्बन 14 घट रहा है, ओके, तो दैट इज द वीकनेस। ये वीकनेस है, सब तरह की वीकनेस आती है इससे, दिमागी वीकनेस भी आएगी, शारीरिक वीकनेस भी आएगी, सब कुछ आएगा। हाँ, कार्बन 14 का स्ट्रक्चर क्या है कि कार्बन 14 में अगर आप देखेंगे तो 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, और यहां 6 है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो 6 न्यूट्रॉन है दैट आर हैविंग न्यूट्रल एलिमेंट। तो न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता रहता है, ये बहुत कम लोग बताते हैं, जानते हैं अपने बच्चों को। न्यूट्रॉन के अंदर क्या चलता रहता है कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होता रहता है और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में। तो यहां पर क्या होता है कि एक बहुत बेहतर रेडिएशन लेवल बना रहता है न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर जितना बेहतर रेडिएशन लेवल रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रहेगी, जो धूप कह लो, धूप तो एक रूप से होती है ना, तो उतना ही ज्यादा वो व्यक्ति स्ट्रेंथ रहेगा, वो फिजिकली स्ट्रेंथ रहेगा, ये बात सही है, लेकिन वो मेंटली भी स्ट्रेंथ रहेगा, क्योंकि दिमाग को जो सिग्नल जाते हैं वो बेंजीन के फिल्टर सिग्नल जाते हैं। ये बेंजीन जैसा एक कंपाउंड होता है, इसमें नाइट्रोजन जुड़ी हुई थी जगह जगह पे, तो बेंजीन के फिल्टर सिग्नल जाते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी से। तो सिग्नल को फिल्टर करे तो स्टेबिलिटी चाहिए, रेडिएशन चाहिए, चीजें चाहिए। हालांकि बेंजीन में यहाँ कार्बन 14 नहीं लगा है, यहाँ बेंजीन में कार्बन 12 ही लगा है, ये बात सही है, लेकिन ट्रांसपोर्टर है ना, को जो फीड देगा वो क्या है, कार्बन 14 है। तो कार्बन 14 घटता कैसे है, दिस इज द लाइन ऑफ मेडिकल लाइन, इज नॉट माई इशू, ओके। घटता कैसे है, बढ़ता कैसे, वो एक अलग बात है, फिर उतना समय उस तरीके से नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं कि कार्बन कहां से मिलता है। सोर्स ऑफ कार्बन, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर होती है,
मान लीजिए मैं अर्थ सरफेस बना देता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास अर्थ सरफेस है और ये जमीन का नीचे का हिस्सा, ये ग्राउंड है। ऐसे है, ये ग्राउंड है, सॉइल कह देते हैं इसको। और ये क्या, ये ओपन एटमॉस्फेयर। तो ओपन एटमॉस्फेयर में कार्बन नहीं मिलता, क्योंकि जितना भी मिलेगा वो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर होगा। तो इसमें क्या मिलता है, ऊपर ऊपर आपको जो पहाड़ मिलते हैं, हिल एरिया जो मिलता है, इसमें क्या मिलते हैं आपको, इसमें मिलते हैं आपको रॉक। इसमें क्या मिलते हैं, चट्टाने मिलती हैं, रॉक मिलते हैं हमेशा। तो इसमें क्या मिलता है, इसमें आपको मेटल मिल जाया करती है। और मेटल में सबसे ज्यादा मिलने वाली मेटल कौन सी है, कैल्शियम, और उसके बाद दूसरी मिलने वाली है सोडियम। इसके साथ में बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, काला नमक। उसके बाद सभी सभी मेटल इसमें थोड़ी थोड़ी मिल जाया करती है। जितनी भी मेटल है जमीन के नीचे, पहाड़ पत्थर है ना, जैसी चीजें है ना, रॉक टाइप में नहीं होती। वो क्या होता है कि जमीन के थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको ऑयल मिलेगा। तो ऑयल भी कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है। और थोड़ा और इधर उधर जाएंगे, देखेंगे कहीं जुगाड़बाजी लगाएंगे तो गैस मिल जाएगी आप, ये क्या बोले, नेचुरल गैस मिल जाती है आपको। ये हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि ये चीज बनती जा रही है, ये बनी हुई है हजारों साल से। तो अभी क्या हो रहा है दुनिया में कि इन चीजों को निकाल निकाल के और उनसे मजे लिए जा रहे हैं, भोग बुद्धि की जा रही है, उनको काम में नहीं लाया जा रहा। तो यू नो वेल कि कितना परसेंट यूटिलाइज करते होंगे लोग काम के लिए इन चीजों को, तो बड़ा मुश्किल है कहना। 30% यूटिलाइजेशन भी नहीं है भाई। मान लो कोई 100 200 300 किलोमीटर जाना है आपको, और तो ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर डेली आपको 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है और आपके पास सामान होता है तो आप ठीक है, आप रख लीजिए 4 व्हीलर, कोई बात नहीं। अब लोगों ने क्या बना लिया कि उसको एक स्टेटस सिंबल बना लिया। तो जब दुनिया की चीज को स्टेटस सिंबल बना लेती है, जैसे आईफोन को लोगों ने स्टेटस सिंबल बना लिया, तो वो बर्बादी की तरफ चल पड़ता है रास्ता। सबका नहीं, जो वैसा कर रहे हैं वो उन्हीं को भुगतना होता। क्योंकि शरीफ सीधे आदमी को क्या है, अगर तेल खत्म भी हो जाएगा तो पैदल निकल लेगा, घोड़े पाल लेगा, बैल पाल लेगा। कि हमारा जीवन कैसा है किसानों का, ऐसा ही तो था। है? हम इसीलिए तो परेशान, बोला ये होगा रहा यार। ये कर कैसे रहे, कि हमें तो ये बताया गया कि बेटा गुड़ भी खाना है तो कितना किस तरीके से खाना है, घी खाना है तो कैसे खाना है ना। तो हमें ये थोड़ी चीजें अजीब लगती हैं क्योंकि हमारे जीवन में कमी नहीं रही। आप जानते वेस्टर्न यूपी में कभी खाने पीने की, पैसे की, इस चीज की कमी कभी रही नहीं है। तो हमें यहाँ शहर में आके अजीब लगता है कि यार लोग कर क्या रहे हैं, मतलब क्यों भागे जा रहे हैं। हर घर में 2 गाड़ी है ना, मतलब तो उसकी गाड़ी अलग, उसकी गाड़ी अलग। क्या कर रहे हो, मतलब तुम, गाड़ी भी कोई पर्सनलाइजेशन की चीज है, तुम्हें काम हो तो तुम ले लो, नहीं तो मत लो भाई। सिर्फ ये सोच के कि तेल है तो ये गलत बात है, क्योंकि तेल धरती एक ही है ना तुम्हारी जिस पे तुम रह रहे हो। उसमें खत्म होगा तो तुम्हें मिल जाएगा क्या। अब बहुत कॉमन सी बात है कि हम देखते हैं यार गेहूं जो है नॉर्मली मिल जाया करता है, 20 25 25 रुपए किलो के रेट है गेहूं के। अगर गेहूं खत्म हो जाए, है ना, मान लो अगर वीट जो है खत्म हो जाए, सपोज करो, तो 1 लाख रुपए किलो भी नहीं मिलेगा। मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि पैसा देके चीजें मिलती, चीजें होती है तब पैसा देके मिलती है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो जाएगी, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखें। फिजिकल प्रॉपर्टीज,
तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कार्बन नॉर्मली, अगर कार्बन की ही बात करूं, कार्बन कंपाउंड की बात ना करूं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये सॉलिड होता है। ठीक, सॉलिड में क्या होता है, पाउडर फॉर्म अटैच होती है, क्रिस्टल नहीं होता, पाउडर फॉर्म सेट आउट। अगर ये क्रिस्टल फॉर्म में आता है तो इसमें आपके पास क्या बन जाता है, डायमंड। एक डायमंड हो जाता है आपके पास, एक ग्रेफाइट भी आ जाता है, तो ग्रेफाइट का भी स्ट्रक्चर हो जाता है, कहीं कहीं हो जाता है ऐसा। यानी जी कोल जो होता है, कोल वो सेटल्ड है, कोल जो है वो पाउडर फॉर्म सेटल्ड है, यानी पीस लें उसको तो कार्बन मिल जाती है, कार्बन का पाउडर मिल जाता है। तो डायमंड और ग्रेफाइट, तो सवाल कमाल की बात यह है कि सबसे स्ट्रांग चमकीला, भाई कार्बन तो काला होता है ना, ये डायमंड है, तो ये भी तो कार्बन का ही कंपाउंड है। हाँ? और मजबूती की बात करें, जो क्रिस्टल जिसमें क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है, जैसे पेंसिल बनाते हैं लिखने वाली, तो ये ग्रेफाइट में होता है। तो जितना ज्यादा कार्बन जुड़ता जाएगा संख्या में, ध्यान रखें, जितना ज्यादा कार्बन संख्या में साइक्लिक पैटर्न पे जुड़ता जाएगा, जितना ज्यादा भी जुड़ता जाएगा ऐसे, उतना ही वो ग्रेफाइट होता जाएगा। क्लियर? और जितना यहां हल्का फुल्का जुड़ेगा, मान लीजिए ऐसे हल्का फुल्का तो जुड़ जाता है ना कार्बन, तो ये क्या होता है, ये ग्रेफाइट हो जाता है। तो ग्रेफाइट क्या है, तो ब्लैक है, कार्बन ही है ये, तो और क्या है, हल्की फॉर्म में। और यहां पर क्या होता है कि ये एक 3D में बनी हुई अच्छी खासी स्ट्रक्चर होती है, चारों तरफ से देखें तो ट्रायंगल दिखाई देंगे, यूं चमकेगा चारों तरफ से बाउंड्री पे, है ना। तो ये क्या होता है, ये ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट बनता क्यों है, कैसे है, इसका रीजन क्या है, कि भाई कार्बन ऐसी स्थिति में क्यों आ गया कि वो चमकने लगा, लाइट एब्जॉर्ब करने लगा, रिफ्लेक्शन देने लगा, है ना, सारी चीजें होने लगी। क्योंकि कार्बन का नॉर्मल फॉर्म तो मालूम है, ये वाली चीज है। और इस चीज को तो हम बना भी लेते हैं, कोई ना कोई टेम्परेचर या कोई सिचुएशन देके हम बना भी लेते हैं, कार्बन से फिल्टर कर लेते हैं। लेकिन इसको नहीं बना सकते हम ओरिजिनल में, आर्टिफिशियल बनाना है बना लो, ये नहीं बनेगा। तो ये क्या है कि ये कुछ ऐसा नेचुरल प्रोसेस है इसका कि कार्बन को पहली बात तो साफ करना होता है लेटेक्स में से, कलर जो है वो उसके सारे के सारे वो व्हाइट कलर ले सके, व्हाइट कलर दे सके, यानी ऑल द कलर आर एब्जॉर्ब, क्या करे कि सभी कलर को एब्जॉर्ब करे, और उसके बाद उन्हें वापस दे दे। तो इसका मतलब ये होता है कि ग्रेफाइट में ही कार्बन C4 की ओरिजिनल क्वालिटी होती है, क्योंकि डुअल है ना कार्बन 4, मेटल और नॉन मेटल के बीच की ये चीज है। तो इसमें तो कहीं कोई वेवलेंथ लेने देने वाली बात होनी नहीं चाहिए, इसमें तो जैसा इसको मिले ये वैसा दे दे। तो इसलिए क्या होता है कि ये प्योर फॉर्म में आ जाता है, कार्बन अपनी प्योर फॉर्म में आ जाता है। अब ये कहां से आता है, कैसे आता है, इसमें लेके बहुत सारी कहानियां हैं, कोई खास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। अगर ये कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बना निकाली होती इन लोगों ने तो कार्बन बना लिया होता, तो बना लेते फिर तो। चलिए शुरू करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा कि कार्बन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, सॉलिड स्टेट में है ना, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा। इग्निशन टेम्परेचर कैसा होगा इसका, लो होगा, यानी आग लग जाएगी इसमें, भट्टे वगैरह में डालते हैं ना, तो वो लो होगा। लो होगा इसका मतलब इतना लो नहीं होगा, 100 या मोर देन 100 हो जाएगा, है ना। 100 से थोड़ा ऊपर जला दें, आग जला दें तो पकड़ लेगा आग, ना ना, कार्बन कार्बन का, डायमंड का नहीं, डायमंड नहीं जला करता, ये तो कार्बन की बात है, रफ कार्बन है, कोयला, ये तो कोयले की बात हो रही है।
इग्निशियन टेम्परेचर, मतलब जिस पे कोई चीज जलना शुरू कर दे उसे बोलते हैं इग्निशियन टेम्परेचर। तो इग्निशियन टेम्परेचर का मतलब आग पकड़ ले। मतलब हम अगर कार्बन को 20-25 डिग्री पे देंगे तो आग थोड़ी ना पकड़ेगा, हमें उसमें एक बार आग लगानी पड़ेगी, पकड़ानी पड़ेगी उसको, तो फिर वो इग्नाइट हो जाएगा, फिर जलता रहेगा। नहीं, 100 को तो लॉ ही कहेंगे भाई, पानी का है ना इतना तो बॉइलिंग पॉइंट, आग लगा दी 100 के आसपास पहुंचा तो जलने लग गया। हाई टेम्परेचर तो फिर वही होंगे ना, 1500, 2000, 300, 3000 ऐसे कुछ होंगे फिर तो हाई टेम्परेचर। तो ये तो लो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जैसी बात करो, पानी उबल रहा है 100 पे, नॉर्मल टेम्परेचर क्या हमारा 35-36 डिग्री है, तो आग तो जनरली 100 के आसपास जाके लगती है सब में। भाई पेट्रोल को छोड़ दो आप, क्योंकि वो तो कंपाउंड है कार्बन का, तो वो तो किसी भी तरीके से आग पकड़ लेगा, उसकी तो टेंडेंसी है जलना। मतलब कार्बन की बात करें, कोयले की बात करें तो 100 से ऊपर जाके पकड़ लेगा, 100 पे पकड़ लेगा, 105 पे पकड़ लेगा, ऐसे कर लेगा, है ना, तो कोयला जलने लगता है। अच्छा, कोयले की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होती है। कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होती है इसकी? हाई होती है। कार्बन की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, ठीक है। तो यहां वो भी चीज लिख सकते हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी हीट अच्छी खासी दे देगा आप। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू क्या है कि 1 ग्राम अगर जला दूं तो कितने कैलोरी हीट मिलेगी, हीट इवॉल्व पर ग्राम, ऐसे लिख देते हैं। पर किलोग्राम पे भी डिफाइन कर देते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब हीट ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू हीट ज्यादा देता है, जलाने का एलिमेंट है तो हीट ज्यादा देता है। बस्टों में, इसमें उसमें जो है, अभी क्या किया है कि इन लोगों ने लगभग सारा ही कोयला जो भारत में था उसको फूक फाक दिया इन लोगों ने ईंटें बना बना के उसको फूक दिया इन लोगों ने। मतलब यह अज्ञान, अंधकार, जो एनर्जी का सोर्स था, जो भोजन बनाने में या थोड़ी मात्रा में यूज किया जा सकता था, उसको भट्टों में लगाया। और जब बाद में क्या कह रहे हैं कि साहब ये जो ईंट है, जो ब्रिक्स है, वो तो सीमेंट की बहुत बढ़िया बन जाती है। अब हकीकत बात ये भी है कि सीमेंट की ईंट बढ़िया बन जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और सीमेंट में कार्बन वाली कोई बात है नहीं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, अरे भैया सीमेंट की ईंट बन जाती है तो पहले से पता है, सीमेंट की ईंट बन जाती है तो पहले से ही पता है, और सीमेंट बनाने का तरीका भी तुम्हें हजारों साल से पता है कि पुराने मकान जो बने हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की छतों से बने हैं, चूने से बने हैं, उनकी उम्र भी हजारों साल है। तो अब तुम क्यों कह रहे हो कि ये सीमेंट से ईंट बन जाती है? मतलब तुमने इस कोयले को जानबूझ के बर्बाद किया है, कोयले को तुमने जानबूझ के बर्बाद किया। तो सीमेंट की ईंट बना के आप उसे चल रहा सिस्टम को ऑपरेट करते, पहाड़ों में सीमेंट है वहां से निकालते थोड़ा थोड़ा करके, तब तो बात बनती। लेकिन अब कोयले पे क्या है, कोयले का इस्तेमाल आप कर लेते बिजली बनाने में, जैसे एनटीपीसी है तो कर लेता है बिजली बनाने में थोड़ा बहुत, या और चीजों में कर लेते, खाना बनाने में कर लेते, है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है कि नहीं, गैस है हमारे पास, तो गैस भी कब तक है, आप रिसोर्सेस को गलत तरीके से यूज कर देते हैं झटके में। आप ये नहीं देखते कि यार हमारे पास ये चीज इतनी है और कितने साल चलेगी। अब यहाँ पॉलिसी क्या हो रही है कि यार मेरा भला हो जाए, मेरी सरकार का भला हो जाए, मुझे वोट मिल जाए, मेरा हो जाए, आगे का देखा जाएगा बाद में, है ना। तो ये चीज हुई है, मतलब ये चीज हुई है, दुनिया में हो रही है, नॉट इज टॉकिंग अबाउट माई कंट्री, इन माई पीपल, सारी दुनिया में यही हाल है। इन्होंने इसमें कहा 2007-8-9 की बात है ये, इससे पहले पहले से इनकी नजर थी, 1971 में भी इन्होंने अटैक मारा था वहां पे जब लड़ाई हुई थी, कि इसको जिसको हम राम सेतु कहते हैं, ये श्रीलंका का एरिया हो गया, और बीच में थोड़ा सा ये हमारा तमिलनाडु टाइप एरिया हो गया इधर से ना, ये हमारा भारत जो है इस तरीके से जो है बन के आ गया।
तो यहाँ पे कुछ क्या है कि कुछ समंदर के नीचे एक चीज तैर रही है जिसे हम राम सेतु कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये प्लेटिनम का बना हुआ है। इसमें प्लेटिनम बहुत ज्यादा, हाँ इसमें प्लेटिनम अनलिमिटेड है। अब प्लेटिनम क्या है कि प्लेटिनम एक मीडियम मेटल है, और ये यूज कहाँ की जाती है, जहां चाहे आप यूज कर लो। इसे आप फाइटर जेट में भी यूज करोगे ना तो वहां भी यूज हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ये लोहे के साथ मिक्स करके अलॉय बना लेते हैं, वहां भी यूज कर सकते हैं। जहां भी आपको चमकने वाली चीजें चाहिए या प्योरिटी फैक्टर चाहिए वहां प्लेटिनम यूज कर सकते हैं। तो प्लेटिनम क्या है कि एक लंबी उम्र बढ़ाने का एक तरीका है किसी भी मेटालिक चीज का। तो इन्होंने जो है सौदा कर लिया, क्योंकि पहले तो उन्होंने अंग्रेजों ने कोशिश की थी 1971 में कि किसी तरीके से इस एरिया को कब्जा लो, हाँ तो वो फेल हो गया। उनका रशियन बाउंड्री है बेसिकली, ये पूर्वी बाउंड्री है हमारी, रशियन बाउंड्री पूर्वी दुनिया की। तो रशियन पनडुब्बियां पड़ी रहती हैं, तो उन्हें भगा दिया। अब फिर ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ प्लेटिनम हमें आप दे दीजिए और उसके बदले में ले लीजिए। तो अब होशियार हो गए ये लोग। आगे बोले यार इसमें अगर राम सेतु को तोड़ा तो हमारी तो श्रद्धा और भावना टूट जाएगी, हम तो नहीं देंगे भैया। तो राम सेतु तो का तोड़ने का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा था ही नहीं। तो अब ये जो है उसको बचाने के चक्कर में उसको इन्होंने बचा लिया। वो एक बहुत बड़ी पावर इनके पास बची हुई है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है कि जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसा है, कार्बन का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, कैसे काम करता है केमिकल। तो पहला जो कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ वो हुआ मीथेन। यानी पहला कंपाउंड क्या बनाया, जैसे मैंने बनाया था अभी, वो CH4 हुआ। इसका नाम क्या लिखा, मीथेन। तो यहां पे एक नाम आता है आगे सफिक्स, ये वाला एन लिखा हुआ है। तो यानी इसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं। इसमें बॉन्ड जो है कैसा होता है, सिंगल बॉन्डेड होता है। कार्बन को बनाया था, एक एक बॉन्ड बनाया था, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती। अब इसके बाद दूसरा कंपाउंड आता है इसमें C2H6। तो इसमें एक चीज और आ जाती है, कार्बन कार्बन आपस में भी शेयरिंग कर लेते हैं। कार्बन कार्बन आपस में भी शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये कुछ किस तरह का काम मामला होगा, ये कार्बन बनेगा, ये कार्बन बनेगा, ऐसे। और ये कुछ दोनों आपस में मिलके एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन इधर से दिखा दिया, और उस वाले का इलेक्ट्रॉन इधर से दिखा दिया, ये आ गया। तो इसे एक बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद फिर इसमें इन्होंने क्या किया कि बाकी जो चीजें हैं जो कमी रह गई वो हाइड्रोजन से पूरी कर दी। यानी हाइड्रोजन कितना बचेगा, 3 जगह पे बचेगा, 1 2 3, क्योंकि 8 पूरे हो जाने चाहिए ना, 8 पूरे हो जाने चाहिए। तो ये इन्होंने बॉन्डिंग जो की है वो हाइड्रोजन की कर दी इन्होंने बॉन्डिंग। हाइड्रोजन चिपक रहा है, पहले से ही चिपका हुआ था, तो नेट आउट की वो मिला दिया गया उसको, जो भी किया गया। तो ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई है इनके साथ, ऐसे ऐसे हुई है ये। तो यहां पर क्या लिखा है, इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कैसे किया इन्होंने। इन्होंने कहा साहब C और C में एक बॉन्ड है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना इसमें। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला, एक इधर वाला। और फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि नहीं ये H में भी 2-2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है। तो इससे क्या होता है, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, ऐसे। तो ये इसका नाम क्या लिखा, मीथेन के बाद इथेन। इसको क्या कहा, इथेन। यानी एन लगेगा, तो इसे हम कहते हैं एल्केन सीरीज। पहली सीरीज है ये एल्केन सीरीज।
all the bond are single. So all the bond are single between carbon and carbon. All the bond are single between carbon and carbon. All the bond are single between कार्बन एंड कार्बन. जितने भी कार्बन लगाने हैं सिंगल बॉन्ड पे लगाने. जो अगला नाम आया इसका प्रॉप, प्रोपेन. तो प्रॉप एन आ गया. ऐसे लगा. तो इसमें 3 लगा देंगे हम कार्बन. बस सिंगल बॉन्ड पे हो रही है. तो यहां पे हम देख रहे हैं कि कार्बन तो बिजी हो गया दोनों तरफ से, बीच वाला. तो 2 जगह बचेंगी हमारे पास हाइड्रोजन के लिए. 4 पूरे कर दिए जाते हैं ना. तो यहां पे हमारे पास 3 जगह बचेंगी क्योंकि ये तो अकेला है. ऐसे यूं ऐसे बचेंगे. देखो ऐसे. ठीक है. तो नॉर्मल कंपाउंड में क्या होता है कि स्ट्रेट चेन होती है. कैसी चेन होती है? स्ट्रेट चेन होती है, सीधी चेन होती है. स्ट्रेट चेन कंपाउंड सब क्या है? स्ट्रेट चेन कंपाउंड. एल्केन सीरीज में स्ट्रेट चेन कंपाउंड है. अगर मैं इन चेज को भिड़ा दूंगा या कुछ और लगा दूंगा, इस पे आगे बढ़ेंगे, लगाएंगे सारी चीजें, तो फिर वो स्ट्रेट चेन नहीं होगी, है ना. वो क्लोज चेन हो जाएगी, साइक्लिक चेन हो जाएगी, है ना, या कैसी भी ट्विस्टेड चेन हो जाएगी. जो भी चेन, उस चेन का कोई नाम नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्ट्रेट चेन है. तो बस यही है. इसके बाद आती है बट ब्यूटेन. कैसे आ जाता? तो ये क्या है कि नॉर्मल प्रोपेन है और ये नॉर्मल ब्यूटेन है. तो इसमें 4 लगा दिए जाते हैं. तो ब्लैक बोर्ड की फीलिंग कैसी आ रही है? ब्लैक बोर्ड पे तो अच्छा दिखता है ना. हाँ, ब्लैक बोर्ड पे अच्छा दिखता है. ब्लैक बोर्ड पे ही परंपरागत पढ़ाई होती है. अब ये व्हाइट बोर्ड ले आए तो भैया क्या करें बताइए. ये देखिए ऐसा. तो ये हमारा क्या हो गया? CH3 CH2 CH2 CH3. तो ये जो नाम है इसका नाम जो आया CH3 CH2 CH3. ठीक. कहीं कहीं पर इस नाम को ऐसे भी बदल दिया जाता है H3C. लेकिन ये CH2 ही रखना पड़ेगा. और ये CH3 रखना पड़ेगा. ठीक. CH3 भी लिख देते हैं इसको. और मैटर की इससे कोई फर्क पड़ने वाला है. पर ये फंडा सही है. CH2 इसमें 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 नहीं. इसका तो लिखूंगा मैंने इसे. इसका है ये प्रोपेन का. अब इसका लिखते हैं. तो इसमें क्या हो गया? CH3 CH2 CH2 और CH3. ये ब्यूटेन हो गया. तो ब्यूटेन क्या है? डोमेस्टिक गैस है. डोमेस्टिक फ्यूल गैस जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, है ना. सिलेंडर में जो होती है जो, वो क्या है? वो नॉर्मल ब्यूटेन है. सिलेंडर नहीं भरवाते, वो नॉर्मल ब्यूटेन है. क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन में ऐसी प्रॉपर्टी पाई गई कि अगर मैं उसे कंप्रेस कर दूं, दबा दूं अगर उसे मैं, तो थोड़े प्रेशर पे वो लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड बन जाती है ना. और क्लोरिफिक वैल्यू उसका ज्यादा होगा ही क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और कार्बन ज्यादा है ना. अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत हाई प्रेशर पे लिक्विफाइड होती है. मीथेन क्या हल्की गैस है, तो ये हाई प्रेशर पे लिक्विफाइड होती है.
हाई प्रेशर पे लिक्विडिफाइड होती है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब इसका हल्का होता है ना इसका मॉलिक्यूल, इसका फिर और इसका फिर इसका। तो मीथेन की बात ये आती है कि इसको क्या करता है, इन सबको फिर प्रेशर हाई होता है तब ये लिक्विफाइड होता है। तो जब हम वो करते हैं बायोगैस डेवलप करते हैं, बायोगैस, तो बायोगैस में क्या करते हैं कि एनिमल डंग को सड़ा देते हैं, छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। कहते 15 डेज कर दिया मान लो मैंने, है ना, बंद कर दिया उसके डॉम्स को, ढक्कन को, तो उसमें मुझे मीथेन ज्यादा मात्रा में मिलता है ऐसे। तो प्रेशर हाई होते ही क्या होता है कि वो चूल्हे में जाने लगता है, इसलिए बनने लगेगी ना, तो प्रेशर मीटर लगा होता है, बता देता है कि भाई बन गई तुम्हारी, अब चूल्हे में अपने चला लो इसको। तो एनिमल डंग की कमी नहीं है देश में। तो हम चाहे अगर तो एनिमल डंग से बनी हुई गैस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह कि लोगों को कोई चीज मिल जाए, है ना, तो वो उस पर काम करना नहीं चाहते। जैसे हमने कहा कि भाई सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स है आपका, तो क्यों बिजली फूक रहे हो? इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तार भी नहीं है, गवर्नमेंट का खर्चा भी नहीं है, बिल भी नहीं है। तो आप एक इन्वर्टर रखते हैं मान लीजिए, हाँ, तो एक इन्वर्टर के साथ में आप 150 वॉट का एक सोलर पैनल छत पे लगा दीजिए। इन्वर्टर तो क्या होगा, इससे आपके बिजली का बिल को गिरा देगा, आधा कर देगा। कि इसमें फ्रीज या एसी तो नहीं चलने वाली, लेकिन बाकी चीजें तो बैटरी भर देगा ना, चला देगा। अब पूरा दिन जो है धूप रहती है, सर्दियों में गर्मियों में हल्की ज्यादा, और गर्मियों में ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो गर्मियों में तो बहुत बढ़िया धूप रहती है। लेकिन लोगों की समझ में ये बात नहीं आती। हाँ, लोगों की समझ में ये बात नहीं आती। सरकार लगातार इसे प्रमोट करती है कि ऐसा कर लो आप, बिजली बचेगी, क्योंकि बिजली का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होती है बिजली, फैक्ट्रीज को देनी होती है ना बिजली। तो वो जो है उससे क्या होता है, आमदनी भी हो जाती है, फैक्ट्री का प्रोडक्शन भी हो जाता है। लेकिन लोगों को क्या है कि यार कौन झंझट में पड़ेगा सोलर पैनल। लेकिन क्या करेंगे जब बिजली की या उसकी उन चीजों की दिक्कत होनी शुरू होगी, तो फिर क्या करेंगे लोग, मजबूर होकर क्या करेंगे लोग। अब पेट्रोल खत्म हो जा रहा है, धीरे 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 उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या कर रहे हैं लोग, मजबूर होकर इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक कार तो पिछले 20 साल से मार्केट में रन है, इलेक्ट्रिक कार पिछले 20 साल से मार्केट में चल रही है, और बहुत बेहतर मॉडल हैं इलेक्ट्रिक कार के, बहुत बेहतर मॉडल हैं जो 20 साल से चल रहे हैं और कामयाब हैं। लेकिन उनको देखा नहीं गया, उनको नहीं देखा जा रहा है। बस पेट्रोल डालो, डीजल डालो, पेट्रोल पंप से भगाओ और चलो। बोले जी क्या करें, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी ज्यादा है, उस पर तो 60-70% पैसा गवर्नमेंट को जाता है, तो वो तो अपना ही पैसा है, खत्ते में जा रहा है, वापस आ जा रहा है। सवाल वो नहीं है कि वहां वो महंगा पड़ेगा, भाई आपको अभी तो महंगा पड़ गया वो, लेकिन उसमें 70% पैसा तो वापस मिल गया ना, ये तो खजाने में चला गया ना, चला गया ये तो 30% में तो मिल रहा है। लेकिन सवाल ये कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, पेट्रोल का सोर्स कहाँ है, सारी खदानें अरेबियन कंट्री में खुद चुकी हैं। और अमेरिका ने अफगानिस्तान पे 20 साल तक कब्जा रखा, तो जहां जहां जिस एरिया में पेट्रोल था सारा निकाल ले गए वो लोग। खैर चलो आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी पर देखते हैं। तो जो मेल सीरीज है उसका फॉर्मूला क्या डेवलप होगा और उसके नाम कैसे लिखे जाएंगे सबसे पहले, फिर प्रॉपर्टी पे आएंगे कि हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहा जा सकता है। तो पहला हो गया हमारा मीथेन, तो इसमें क्या होगा, कार्बन 1 होगा। फिर हो गया हमारा इथेन, इसमें हमारा जो कार्बन होगा वो 2 होगा। ऐसे बाकी हाइड्रोजन होंगे, इस पे भी हाइड्रोजन होंगे। और फिर प्रोपेन हो गया,
ये एल्केन सीरीज है, होमोलोजियस सीरीज बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? होमोलोजियस, होमोलोजियस सीरीज। क्यों? क्योंकि एक जैसी जो है सीरीज है ये। फिर आ गया बट टू, बट एन है ना, ब्यूटेन। तो इसमें कितने सी हो जाएंगे? प्रोपेन में 3 कर लेते हैं या ऐसे, इसमें 4 कर लेते हैं। ठीक। अब आया पेंटेन, पेंट एन ऐसे लिख देते हैं, तो 5 कर लेते हैं। ये पेंटेन का हो गया। फिर हेक्सेन हो जाता है, ठीक। उसमें 6 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर लेते हैं इसको। हाँ, ये हो गया। ये। इसके बाद सेप्टेन, ऑक्टेन, डीकेन, प्रोपेन आगे बढ़ता रहता है। ये तो बुक में कहीं देखें तो जरूरत पड़े तो नॉट अ मैटर, सारे लिखते रहे हम, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये चीज बढ़ती है, कार्बन का नंबर बढ़ता है। तो ऑन इंक्रीजिंग द कार्बन इन एल्केन सीरीज, ओके, तो क्या क्या होगा? केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करेगा? मीथेन ही पकड़ेगा सबको। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन देगा? मीथेन ही देगा। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है ना। हालांकि ये बहुत एक्टिव हैं, ये इथेन, प्रोपेन, ये एक्टिव हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है? मीथेन है। तो क्या करेंगे? कार्बन रिएक्टिविटी क्या होती है? बढ़ता नंबर है तो घटती है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। कैसे होते हैं? वो भी इंक्रीज होते हैं। क्लियर? और इग्निशन टेम्परेचर वो भी बढ़ता है। हालांकि आग सब में लग जाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। स्टेबिलिटी वो भी बढ़ती है। मीथेन जो है नॉर्मली अनस्टेबल हो जाती है, हवा में आ जाती है तो रिएक्शन कर लेगी सबके साथ, भागदौड़ कर देगी वो। तो करेंगे तो सारे ही, लेकिन मीथेन तेज चलेगी। इसके बाद नहीं, मीथेन हल्की गैस है, मीथेन तेज चलेगी। भाई हवा से, हाँ हवा से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन के कंपाउंड से रिएक्शन जो होता है सबसे तेजी से कौन करेगा? हल्का एलिमेंट करता है, तो मीथेन पकड़ेगी सबको फटाफट। मतलब हाँ, इंक्रीज हो जाएगी स्टेबिलिटी, क्योंकि बॉन्ड जो है वो आपस में शेयरिंग करके एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं। एनर्जी एक्वायर, हाँ एक्वायर कर रहे हैं, तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है थोड़ा सा। और मीथेन में बॉन्ड है नहीं, हाइड्रोजन ही है केवल। मतलब जब जब भी कोई कंपाउंड अपने आप में बड़ा होके बनेगा, दिस इज नॉट फॉर ऑल केमिस्ट्री, कार्बन की ही बात हो रही है, तो उसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। एक ये हो जाता है कि जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट चेंज फ्रॉम कौन से वाला? हाँ, कोई भी चीज अगर बड़ी होती है, अगर उसमें एटॉम की संख्या बढ़ती है, तो उसके अंदर से ज्यादा एनर्जी निकालनी पड़ती है, तो ही उसके एटम जुड़ पाते हैं।
तो जब उसमें से ज्यादा एनर्जी निकाल के एटम जोड़ पाए आप, तो जब उसे तोड़ेंगे तो एनर्जी की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी। तो बोलते इन बिल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ये अंदर की पोटेंशियल एनर्जी है, इनबिल्ड पोटेंशियल एनर्जी है, या इसके पोटेंशियल एनर्जी भी कह देते हैं इसको। बाद में केमिस्ट्री में इस चीज का एक नाम का शब्द आता है, इंथैल्पी। हाँ, तो एंथैल्पी बोल देते हैं, एंथैल्पी मतलब बाद की बात है, 12th में जाएगा, 11th में जाएगा। तो ये क्या होगा, फिजिकल स्टेट चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, यानी शुरू शुरू में सब क्या होंगे, गैस होने लगेंगे, फिर ज्यादा बढ़ेंगे तो किस फॉर्म में आने लगेंगे, लिक्विड फॉर्म में आने लगेंगे, और लिक्विड से और आगे बढ़ेंगे तो फिर किस में जाएंगे, टू सॉलिड। हाँ, ये ध्यान रखने की बात है। पर नॉर्मली ये गैसें हैं, ये क्या है, ये शुरुआत वाले क्या है, सब गैसें। हाँ, पर ब्यूटेन इनमें ऐसा है कि जिसको प्रेशर देके लिक्विफाइड करके घरों में भेजा जाता है। अब सवाल है कि ब्यूटेन पे क्यों आ गया मामला, पेंटेन पे क्यों नहीं गया। तो पेंटेन को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और फिर परसेंट जो हम कहते हैं एफिशिएंसी कितनी है, एवोल्यूशन कितना है, कितनी जला के कितना मिले, कितने टाइम में मिले, तो वो डाटा अप्रूव नहीं होगा, तो ब्यूटेन को ही रखा गया, 20 का एलिमेंट रख दिया गया यूज के लिए। और जो आपकी सीएनजी वगैरह है उसमें मीथेन को रखा गया। जो सीएनजी वगैरह होती है ना उसमें मेजर कंपोनेंट क्या रखा गया, मीथेन को रखा गया। भाई तुरंत भरवाओ, तुरंत आग लगाओ, तुरंत चलाओ, क्विक, ये क्विक है। तो पेट्रोल में किसको रखा गया, इसी को रखा गया, क्विक है। मतलब क्विक जो एकदम से दे सकता है फोर्स, वो एज कंपेयर टू डीजल कौन दे सकता है, पेट्रोल दे सकता है। लेकिन डीजल में क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, डीजल में जान ज्यादा है, डीजल भारी ऑयल। तो पेट्रोल महंगा क्यों है, क्योंकि मात्रा में कम है और क्विक एक्शन दे सकता है। तो प्रेफर क्या करता है कि पेट्रोल में गंदगी कम है। तो पेट्रोल कार के लिए क्या बोलते हैं ये लोग कि पेट्रोल कार के लिए आप इसे 15 साल चला लीजिए, कोई बात नहीं। पर डीजल कार में क्या बोलते हैं ये कि भाई 10 साल चला लीजिए। तो वजह क्या है कि डीजल जो है एक बड़ा अमाउंट है कार्बन के कंपाउंड का, और उसमें मिक्सिंग भी है, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है उसकी, उसमें एनर्जी ज्यादा है। तो बड़े व्हीकल क्या होते हैं, डीजल पे होते हैं, ट्रक है, बस है, या ये सब चीजें। लेकिन वही है कि उसमें धुआं भी ज्यादा है, CO2 ज्यादा बना देता। तो इसलिए उसकी उम्र को क्या किया इन्होंने, 10 साल कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, चलने को क्या है, वो 20 साल भी चलेगी, रिपेयर करा लो 30 साल भी चलेगी। तो लेकिन ये क्या कि भाई बार बार लोहा खरीदो, बार बार हमें पैसे दो, और हम उस लोहे को फिर से गर्म करके फिर से कार बना देंगे, लाओ फिर दो हमें 20 लाख रुपए, लेकिन मार्केट इश्यू। हाँ बता रहा हूं मैं इसमें क्या नाम, उसमें था, ये कहानी चंडीगढ़ की है, मोहाली एरिया में था मैं। तो मोहाली एरिया में क्या हुआ कि एक मर्सिडीज का पहला मॉडल आता, इसे बोलते हैं C220। तो ये कभी उस बंदे ने खरीदी होगी 1978 के आसपास या 80 के आसपास खरीदी होगी, या इससे पहले या इसके कुछ बाद खरीदी होगी। तो वो जो कि त्यों उसके घर में खड़ी थी, उसने नहीं बेची। भाई टूट में नहीं बेची, कोई पुरानी कार, विंटेज कार है। तो ऐसा हुआ कि उसका पोता बेटी जो भी है उसे लेके निकल गए, क्योंकि वो तो ओके थी ना बिल्कुल। तो उसमें क्या हुआ कि उसकी टक्कर हुई है वहां पे, जैसे एक ट्रैक्टर जा रहा होगा इधर से, ये ट्रैक्टर जा रहा है, तो मैंने देखा अपनी आंखों से, और एक ट्रॉली पीछे लगी हुई है इसके, ये ट्रॉली हो गई मान लो, ऐसे जा रहा है, तो ये बीच में टकराई है ऐसे। तो ट्रैक्टर के 2 टुकड़े कर दिए इसने, बीच में से तोड़ दिया ट्रैक्टर को।
और तोड़ के निकल गई। तोड़ के निकल गई, क्योंकि इसमें इसमें जो मर्सिडीज है, पुराने वाला जो मैटर है, उसमें लोहा पक्का है। जो लोहा है, जो स्टेनलेस स्टील है ना, वो अच्छी है, वो पक्का है। और ट्रैक्टर वगैरह में लोहा कच्चा है, काम चलाओ लोहा है, वही तो खेती बाड़ी के मतलब का भी तो है वो। तो जो है, अब ये बताइए, इस कार को आपने 15 साल में एक्सपायर कर दिया, 50 साल चल जाएगी, इसमें क्या है। तो वो चीज हो रही है बार बार जो है। अब इसको लोहे में देंगे आप तो अच्छी खासी कीमत मिलती है इसकी, लेकिन वो इतनी थोड़ी ना मिल जाएगी। अब मान लो 50 लाख की कार है, सपोज करो आप, हाँ, तो लोहे में ये कितना में ले रहे हैं, 6 लाख। जबकि लोहा कितना है इसमें, कम से कम 35 लाख का। तो ये सारा का सारा गेम चलता रहता है। इसलिए बेहतर है कि यात्रा ट्रेन से हो, बस से हो। और कार खरीद ली जाए तो कोई खरीद ली जाए 5-7 लाख रुपए की, काम का है, क्योंकि वो घिस भी जाती है ना 5-10 साल में। अगर लग्जरी कार में सुरक्षा होती है, भैया कोई सुरक्षा नहीं होती है लग्जरी कार में। अपनी कार को सेफ चलाओ, कम चलाओ, सुरक्षा अपने हाथ की बात है। अब लग्जरी कार को टकराओगे कहीं तुम किसी से, तो क्या क्या सुरक्षा होगी उसमें। टेक्नोलॉजी जब आती है तो लोग बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एडिक्शन होता है। अब मैं गांव में आना जाना रहता है मेरा, गांव में रहा मैं कुछ साल, खेती बाड़ी को भी देखी, पिताजी की तबीयत थोड़ी अप डाउन रही। तो 8वीं पास लड़के भी आईफोन खरीद रहे हैं, बट लॉजिक। जो 8वीं पास भी नहीं है वो भी आईफोन ले रहे हैं। मतलब व्हाट है यूटिलाइजेशन ऑफ आईफोन, उसका भाई एक टेक्निकल डिवाइस है, महंगी है, लंबा चलेगी, सिक्योरिटी है या उसमें एफिशिएंसी है। तो एक काम करने वाला आदमी कहे कि भाई मुझे लाइव क्लास करनी है, मान के चलो, तो मुझे तो क्वालिटी चाहिए, मेरे बच्चों को भी क्वालिटी चाहिए, ठीक। तो मैं काम चला ले रहा हूँ 30-40 हजार रुपए के फोन से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी मेरी क्वालिटी जा रही है इससे बढ़िया। हाँ, और अगर मुझे बढ़िया ही क्वालिटी चाहिए, सुपर ही क्वालिटी चाहिए, ठीक है, मैं एक आईफोन भी ले लूं, क्या दिक्कत है, क्योंकि मेरा तो काम है ना। अब जिस आदमी का काम 15 हजार रुपए के फोन में चल जा रहा है, वो भी कह रहा है आईफोन दो। स्टेटस सिंबल है, मूर्खता है। अब आईफोन वाले अपना फिर तोड़ ताड़ के उसको और फिर नया बना लेते हैं, मेटल निकाल लेते हैं उसमें, क्या दिक्कत है, फिर खरीद लो उसको, फिर दो पैसे। हाँ, तो अब दूसरी सीरीज की बात करते हैं। सेकेंड जो सीरीज है, जो स्ट्रेट चेन सीरीज से अलग होती है। तो ये होती है एल्कीन सीरीज। एल्कीन यानी एन के बजाय क्या लगा, ईन लगा, एल्क लगा, और इसमें क्या लगा, ईन लगा। तो ये होता है कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, एक जगह होगा या दो जगह होगा, लेकिन डबल बॉन्ड होगा। बाकी सब सिंगल बॉन्ड होगा। मतलब हैविंग वन और मोर डबल बॉन्ड, a compound having one or more CC bond and other bonds are single with हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन के अलावा कुछ लगाया गया तो एक अलग बात हो जाती है, फिर उनके नाम एल्कीन नहीं, फिर उसके नाम आगे जोड़ जाड़ के लिखे जाते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड वगैरह वगैरह।
तो सिंगल बॉन्ड पे एल्कीन का जो सीरीज बनता है वो होमोलॉजस सीरीज बनता है। होमोलॉजस सीरीज क्या होती है? सिंगल बॉन्ड पे बनता है। यहाँ पे मैंने वन मोर भी लिख दिया ना, तो उस पे नहीं बनता होमोलॉजस सीरीज। तो क्या इसकी होमोलॉजस सीरीज बनेगी? इसको देख के छुट्टी कर देंगे आज फिर, ठीक है। चलो कल देखेंगे, फिर इसी को देखेंगे कल, 3 दिन तक इसी को देखेंगे। होमोलॉजस सीरीज में हम क्या करते हैं कि पहला कंपाउंड तो एग्जिट करेगा ही नहीं, डज नॉट एग्जिट, क्योंकि इसमें कहां से डबल बॉन्ड लगाओगे? तो क्या कहते हैं कि मीथेन डज नॉट एक्ट, मीथेन डज नॉट एग्जिट। तो अब लेकिन ये बन जाएगा CH2 और CH2। क्यों? क्योंकि C में 2 बॉन्ड हो गए हैं, क्योंकि बॉन्ड कार्बन कार्बन में 2 चाहिए, उसमें बेचारे में एक ही कार्बन है। हाँ, तो कंडीशन ही आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 बॉन्ड आ गए तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाते हैं, तो 2 इधर से 2 इधर से, तो हमारे पास क्या बचता है? ये बचता है, देखो ऐसा मामला बचता है। अगर हम पूरा कर ले अपने ऑक्टेट को तो ये मामला बचता है। कार्बन कार्बन में ही 2 आ गए ना, तो कार्बन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से भी लेगा, एक इधर से भी लेगा, तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा। ये जो कहानी होती है कुछ ऐसी हो गई, देखो ये कार्बन और ये कार्बन। अब इसके आए, इसके 2 आए और इसके 2 आए, तो दोनों के 2 गायब। अब बचेंगे, थे ही बेचारे के पास 4, तो एक यहाँ रह गया, एक यहाँ रह गया, एक यहाँ रह गया, एक यहाँ रह गया। इन पे साथ में क्या फिट कर दिया तूने? हाइड्रोजन। ये तूने हाइड्रोजन फिट कर दिया इसके साथ में। ये ले, ये हाइड्रोजन आ गया तेरा। अब ये क्या कहानी बन जा रही है? ये कैसे क्या कहानी बन जा रही है? डबल बॉन्ड हो जा रहा है, तो C डबल बॉन्ड C और ये तेरा H हो गया। हाँ, C2H4 बन जाता है, ये बनता है C2H4। इथीन, भाई तो मीथेन तो है ही नहीं ना, तो उसी सीक्वेंस पे चलेंगे। एल्केन पे क्या कर देंगे? एल्कीन। ठीक है, तो उस सीरीज को लिख के दे देता हूं, ठीक है। इसकी सीरीज क्या है? सिंपल सीरीज क्या है? क्योंकि बाद में जो भी जोड़ इसके साथ ऐड होगा कहीं पे भी, वो मेन सीरीज के नाम के साथ इसके साथ सफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट्स नेम लगाए जाएंगे, और उसमें हम कर देंगे, फिर एक नाम आता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। पहले नॉर्मल नाम देते हैं जो घरेलू नाम है, उसके बाद उसे IUPAC पे लेके चले जाते हैं। कैसे लिखते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं? तो सबसे पहला हो गया इसमें CH2, ये क्या हुआ? ये इथीन हो गया। और अब आया प्रोपीन, तो इसमें भी वही कहानी हो जाती है कि एक बॉन्ड डबल होना चाहिए, बाकी सिंगल होने चाहिए। तो CH3 CH और CH2, देख पूरा हो जाएगा, देख, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक और एक यहाँ 3 और एक H लगा है, तो कार्बन के 4 पूरे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? भाई यहाँ पे कार्बन के 4 पूरे हुए, ठीक है, क्योंकि 3 H है, 1 बॉन्ड है। यहाँ पे 1 H है और 3 बॉन्ड है, तो कार्बन 4 पूरा हो गया। तो कहीं एक बॉन्ड ऐसे ही ब्यूटी वेरी गुड करके दिखा देता हूं। ये देखिए, ये बीच वाला है। लाइन डायग्राम तो बॉन्ड के साथ में तो यही है, ये ऐसे ऐसे करके लगा ले, ये और ये रहा, देख H। बाकी यहाँ पे एक H है, और यहाँ पे इसके साथ में एक C है ना, तो C के साथ में 2 की शेयरिंग है, और इसी C के साथ में फिर 2 बचते हैं, तो फिर H की शेयरिंग है, ऐसे।
तो समझ रहे होंगे हाँ? तो खैर इसे इसे हटा दो बेटा, तो फिर समझ में आ जाता है, लिख के देखते हैं। तो फिर आता है ब्यूटीन, तो इसमें भी एक बॉन्ड लगा देंगे कहीं पे भी, सी सी सी, और जिस पे लगाएंगे उसे कम कर देंगे। जैसे यहां लगा दिया मैंने तो 2 बचेंगे ना, H2, और यहां लगा दिया मैंने तो एक ही बचेगा। तो यहाँ पे तो 2 बच जाएंगे और यहाँ पे 3 बच जाएंगे, ये आ गया। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि इसमें आप बॉन्ड, नहीं मैं बताऊंगा, उसी बात पे मैं आ रहा था। हाँ देखिए, इसमें कहीं पे भी ये बॉन्ड डबल लगाइए, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे 2 बातें, एक ये होती है, एक दूसरी बात हो जाती है इसमें। CH3 CH डबल बॉन्ड, और ये कितना बनेगा, CH, पूरे हो गए, और आगे क्या बनेगा, CH3। जरा गिन के देखो, हाइड्रोजन और इसकी संख्या जो नंबर है पूरा रहता है आपका। तो अब इसमें तो एक ही बात हो गई, यहां का बॉन्ड चाहे यहां लगा दूं चाहे यहां लगा दूं, कोने वाला आ गया, एक बीच वाला हो गया, तो बोथ आर ब्यूटीन, ये दोनों ही ब्यूटीन है। तो यही पॉसिबिलिटी आगे होती चली जाएगी। अगर पेंटीन की बात करूं, हाँ पाए जाते हैं भाई, नहीं ऐसा होता है, फिर वो नेमिंग सिस्टम आ जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपसे कहा ब्यूटीन लिख के दिखाइए, हाँ, तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। ये ब्यूटीन है हमारे पास, और इन्हें क्या बोल देते हैं, मैं बताता हूं, इन्हें बोल देते हैं आइसोमर। तो इसे क्या बोलते हैं, अभी 10वीं क्लास में उसकी जरूरत ज्यादा नहीं है। आइसोमर होता है कि भाई उसका फॉर्मूला एक ही जैसा है, लेकिन उसकी बनावट में अंतर है, उसके बॉन्ड इधर उधर हैं, और तो प्रॉपर्टी में भी ये डिफरेंट होता है, ये प्रॉपर्टी में भी डिफरेंट होता है। जिसपे कॉम बॉन्ड कोने पे लगा होता है उसकी प्रॉपर्टी की एक्टिविटी कुछ और तरीके से होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। जिसमें सिमेट्री लगी होती है उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी कम होती है। जिसमें इधर लगी होती है, ये बॉन्ड यहां से टूटता है, ये हिस्सा अलग होता है, ये हिस्सा, इसमें ये हिस्सा अलग होता है, ये हिस्सा अलग होता है, क्योंकि बॉन्ड जब टूटता है लगा देंगे, एक ही बात होगी, वो तो सेम चीज होगी ना, इधर से घुमा के इधर लगा दो, CH2 डबल बॉन्ड, ना ना, अरे वो तो एक ही बात तो हुई, क्या फर्क पड़ गया उससे, ये ना, और एक ही बात हुई ना, कोने पे लगा बस खत्म हो गई बात। तो दिस इज आर द सिमिलर। तो इसी तरह की संभावनाएं उसमें होती हैं प्रोटीन में, ठीक ना, पेंटीन में, ब्यूटीन में हो गया, पेंटीन में होती है, पेंटीन। तो इसके फॉर्मूले जो बनेंगे वो मैं होमवर्क में डाल देता हूं, 4-5 बनेंगे बढ़िया करके सजा के, ठीक है, तो वो होमवर्क में करके उसका फोटो वोटो भेज देना, ठीक है, जो इशू आएगा कल करा देंगे। तो आई एम ऑन रिलैक्स टेकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि प्रोट्स ज्यादातर हो चुके हैं, 3 क्लास करके फिर मेंसुरेशन पे जाते हैं, शेप वगैरह को देखते हैं, वॉल्यूम, सरफेस एरिया वगैरह। ओके, श्योर।